नमस्कार बच्चों, आज हम विदाई संभाषण पाठ का सारांश पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक बाल मुकुंद गुप्त हैं। मैं विजयलक्ष्मी इस पाठ को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगी। विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया एक व्यंग्यात्मक लेख है और यह उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। इस पाठ में लेखक ने उस समय का वर्णन किया है जब भारत अंग्रेजों के अधीन था और उसी दौरान करजन भारत का 2 बार वायसराय रहा। पहली बार 1899 से 1904 तक व दूसरी बार 1904 से 1905 तक करजन भारत का वायसराय रहा। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से करजन के शासन में भारतीयों की दयनीय स्थिति का खुलासा किया है, क्योंकि जो करजन था वो भारत के लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। वह एक निरंकुश शासक था। लेखक कहते हैं कि करजन के शासनकाल में विकास के बहुत से कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करना था तथा इस देश के जो संसाधन थे उनका प्रयोग भी अंग्रेजों के हितों के लिए ही किया गया। कहने का आशय है कि करजन भारत में अंग्रेजों के पैर जमाना चाहता था, अंग्रेजों का अधिकार जमाना चाहता था। करजन ने हर स्तर पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। करजन ने प्रेस की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, अर्थात भारतीयों से उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी छीन ली थी। और अंत में जब करजन अपनी इच्छा से कौंसिल में एक अंग्रेज सदस्य को नियुक्त नहीं कर सके तो इन्हें देश और विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा, अर्थात अपमानित होना पड़ा। तो यह बहुत दुखी हुए और इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। लेखक ने भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड करजन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की है और साथ ही यह भी बताने की कोशिश की है कि शासन के मनमानी रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड करजन जैसा वायसराय। अर्थात अगर कोई शासक अपने मनमाने ढंग से शासन करता है तो उसमें जनता दुखी रहती है, प्रत्येक व्यक्ति को कष्ट होता है। यह निबंध उस समय लिखा गया है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी एवं नवीन भाषा के प्रयोग के साथ यह एक साहसिक गद्य का नमूना है। अर्थात प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी होने के बाद भी लेखक ने इस निबंध को लिखने का साहस किया। पाठ का यह अंश शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। और यह शिव शंभू कौन है, क्या आप जानते हो? शिव शंभू लेखक का एक काल्पनिक पात्र है जो भांग के नशे में डूबा रहता है तथा खरी खरी परंतु चुभती हुई बात कहता है। यह पात्र अंग्रेजों की कुनीतियों का पर्दाफाश करता है और लेखक ने इस नाम का उपयोग सरकारी कानून के कारण किया, क्योंकि करजन ने प्रेस की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय ऐसे हालात नहीं थे कि लोग सीधे तौर पर अपनी बात कह सके, परंतु शासन की पोल खोलकर जनता को जागरूक भी करना था।
इसलिए लेखक ने अपनी इच्छानुसार बात कहने के लिए काल्पनिक पात्र का सहारा लिया। लेखक लॉर्ड कर्जन को माय लॉर्ड कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस संसार में सब बातों का अंत है। आपको भी अंततः इस भारत देश को छोड़कर जाना पड़ रहा है, अर्थात आपके शासन का भी अंत हो ही गया, अन्यथा आप तो यहाँ के अस्थाई वायसराय बनने की इच्छा रखते थे और इतनी जल्दी देश को छोड़ने की बात आपको व देशवासियों को पता नहीं थी। तो लेखक कहते हैं कि इससे ईश्वर की इच्छा का पता चलता है कि शायद भगवान की ऐसी ही इच्छा थी और आपके दूसरी बार आने पर भारतवासी प्रसन्न नहीं थे। वे आपके जाने की प्रतीक्षा करते थे, क्योंकि आपने कभी भारतीयों के हितों का ध्यान ही नहीं किया। आपने सदैव अंग्रेजों के हितों की बातें सोची हैं, उनका ही ध्यान रखा है, उन्हीं का वर्चस्व भारत में स्थापित करने की कोशिश की है। और साथ में लेखक यह भी कहते हैं कि आपके और भारत की जनता के बीच कोई तीसरी शक्ति भी है जो आपको यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर रही है, और यह तीसरी शक्ति ईश्वर को नहीं कहा गया है। लेखक ने यहाँ तीसरी शक्ति ब्रिटिश साम्राज्य को कहा है। ब्रिटिश साम्राज्य की रानी विक्टोरिया इंग्लैंड में बैठे बैठे ही भारत पर शासन चला रही थी और जो लॉर्ड कर्जन थे वो उन्हीं के आदेशों की पालना भारत में करते थे। लॉर्ड कर्जन को भारत के वायसराय के पद से हटाया जाना भी रानी विक्टोरिया का ही संकेत था। उस समय लॉर्ड कर्जन को आशा नहीं थी कि उसे भारत देश को छोड़ना पड़ेगा और न भारतीयों को उम्मीद थी कि ऐसा हो जाएगा। फिर भी ऐसा हुआ। लेखक कहते हैं कि आपके जाने से लोग दुखी भी हैं, क्योंकि बिछड़न का समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। करुणोत्पादक का अर्थ होता है करुणा उत्पन्न करने वाला, क्योंकि जो व्यक्ति हमसे बिछड़ रहा है, हम यह सोचते हैं कि पता नहीं वह कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेखक कर्जन से कहते हैं कि भारत में तो पशु पक्षी भी ऐसे समय उदास हो जाते हैं, और शिव शंभू की 2 गायों का उदाहरण उनको देते हैं और कहते हैं कि शिव शंभू के पास 2 गायें थी। एक गाय शक्तिशाली थी और दूसरी गाय कमज़ोर थी। शक्तिशाली गाय कमज़ोर गाय को टक्कर मारती रहती थी। तो एक दिन शक्तिशाली गाय को पुरोहित को दान दे दिया गया, परंतु उसके जाने के बाद कमज़ोर गाय प्रसन्न नहीं थी, उसने चारा भी नहीं खाया। तो लेखक कहते हैं कि अगर भारत देश में ऐसे पशु हैं तो मानव की दशा का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। भारत तो एक ऐसा देश है जहाँ शत्रु से बिछड़ने पर भी दुख का अनुभव होता है। इस देश में पहले भी अनेक शासक आए और चले गए, यह तो एक परंपरा है, परंतु आपका शासनकाल दुखों से भरा हुआ था और उसका अंत भी दुख में ही हुआ। वास्तव में ईश्वर की लीला का किसी को पता नहीं चलता, अर्थात ईश्वर जो चाहते हैं वही होता है। फिर लेखक लॉर्ड कर्जन पर कटाक्ष करते हुए, व्यंग करते हुए कहते हैं कि जब आप पहली बार भारत के वायसराय रहे थे तो आपने कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन जब आप दूसरी बार भारत के वायसराय बनकर आए तो भारतीयों को आपसे बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारी आशाएं थी। आपने भी इस देश की उन्नति का इरादा जताया था और आपने कहा था कि अब जब मैं वापस जाऊंगा तो मेरे बाद आने वाले जो
वायसराय होंगे उनको कई वर्षों तक कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस देश की भारी उन्नति कर जाऊंगा, इस देश का विकास करूंगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत हुआ। अब जब आप इस देश से जा रहे हैं तो चारों ओर भारी अशांति है। आने वाले शासकों को भी परेशान रहना पड़ेगा, और आपने स्वयं तो कष्ट सहे ही हैं और साथ में जनता को भी कष्ट दिए हैं। आप न तो स्वयं खुश रह सके और न ही भारतीय प्रजा को सुखी होने दिया। आपने इस देश में बड़ी ऊंची शान पाई है। दिल्ली दरबार में आपको ईश्वर और इंग्लैंड के महाराज एडवर्ड के बाद दूसरा स्थान प्राप्त था। यहाँ तक कि आपकी कुर्सी भी सोने की थी और भारत के राजा महाराजा सभी आपके हाथ की कठपुतली थे। ये सभी आपके इशारों पर नाचते थे, परंतु इसके कारण देश की शिक्षा और स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी। आपने जिसे चाहा बनाया और जिसे चाहा बिगाड़ा। आपने भारत देश में मनमाना शासन किया, लेकिन आपका भी अंत बहुत बुरा हुआ। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे व ऊंचा होता था, परंतु सेना के अफसर के मुकाबले में आपको नीचा देखना पड़ा। आप शांत और समझदार थे, परंतु कौंसिल में गैर कानूनी कानून पास करके और दीक्षांत समारोहों में अनुचित भाषण देकर आपने अपनी धीरता का दिवाला निकाल लिया। आप कौंसिल में एक फौजी अफसर अपनी इच्छा के अनुसार रखना चाहते थे, किंतु आपकी मांग को ब्रिटिश साम्राज्य ने ठुकरा दिया। इस बात से दुखी होकर आपको इस्तीफा देना पड़ा और अपमानित होकर इस देश से जाना पड़ा। इस तरह से लेखक लॉर्ड कर्जन को कहते हैं कि आपने इस देश में जितनी ऊंची शान पाई, आपको अंत में उतना ही नीचा भी देखना पड़ा। लेखक कहते हैं कि आपका मनमाना शासन लोगों को याद रहेगा। आप ऊंचे चढ़कर गिरे हैं, परंतु गिरकर पड़े रहना अधिक दुखी करता है। अर्थात यह स्थिति बहुत अधिक दुखदायी है और ऐसे में व्यक्ति स्वयं से ही घृणा करने लगता है, अर्थात नफरत करने लगता है। आपने कभी प्रजा के हित की बात नहीं सोची। आपने प्रजा पर आंख बंद करके हुक्म चलाए और किसी की भी नहीं सुनी। यह शासन का तरीका नहीं है। आपने हर काम अपनी जिद से पूरे किए। लेखक लॉर्ड कर्जन पर कटाक्ष करते हुए, व्यंग करते हुए फिर कहते हैं कि इस समय आपकी स्थिति एक साधारण से क्लर्क जैसी हो गई है। जिस प्रकार से एक क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने का 1 महीने पहले नोटिस दे दिया जाता है और वह उस 1 महीने के समय को बड़ी घृणा से, बड़ी नफरत से काटता है, उसी प्रकार आपको भी पद से हटाया जा चुका है। पद से किसने हटाया था? ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि कर्नल कौंसिल में एक फौजी अफसर को अपनी इच्छा के अनुसार रखवाना चाहते थे और ब्रिटिश सरकार ने इनकी इस मांग को ठुकरा दिया था और फिर कर्जन ने दुखी होकर अपना इस्तीफा दे दिया था और ब्रिटिश सरकार ने इनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया था। लेखक कर्जन से यह भी कहते हैं कि आप इस समय को बड़े अपमानित होकर काट रहे हैं और जो बड़े से बड़े निरंकुश और तानाशाह शासक होते हैं वह भी प्रजा की बातों पर ध्यान देते हैं, लेकिन आपने भारत में सदैव अपनी मनमानी की है। आपने आंख बंद करके मनमाने ढंग से शासन चलाया, जो कि बिल्कुल अनुचित था। आपकी जिद तो जालिम बादशाह नादिर शाह से भी बड़ी है।
नादिर शाह ने भी शरण में आए हुए आसिफ जहाँ की प्रार्थना पर कत्लेआम रोक दिया था। अर्थात जब आसिफ जहाँ नादिर शाह की शरण में आया और उसने नादिर शाह से कत्लेआम को रोकने की प्रार्थना की तो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कत्लेआम को रोक दिया था, लेकिन आपने भारतीयों की बार बार की गई प्रार्थना को भी ठुकराते हुए बंगाल का विभाजन कर दिया। लेखक इस बात पर दुख व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि जब कोई किसी देश में जाकर रहता है तो वह उसका कृतज्ञ हो जाता है, अर्थात अपने ऊपर उस देश का उपकार मानता है, उस देश का एहसान समझता है और उसे उसके प्रति उच्च भावना भी रखनी चाहिए और देश की भलाई की बात सोचनी चाहिए। आप भारत में इतना समय रहे हो, लेकिन भारतीयों की भलाई के विषय में कुछ भी नहीं किया। आपने तो सदैव भारतीयों का शोषण किया, किंतु भारत से जाते समय क्या आप भारतवासियों के लिए शुभकामना करेंगे कि वे अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त कर सकें और भारत पुनः उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकें? फिर लेखक कहते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसमें आप अपने स्वार्थी स्वभाव व धूर्तता का उल्लेख करें और भारत की भोली जनता के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करें और कहें कि मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से प्राप्त करे। लेखक का कहने का आशय है कि अब भी यदि आप ऐसी शुभकामनाएं करते हैं तो भारत के लोग आपकी पिछली सभी बातों को भुला सकते हैं, लेकिन आप में इतनी उदारता नहीं है कि आप भारत के लोगों के लिए कोई शुभकामना करें, अर्थात आप इतने उदार व्यक्ति नहीं हो। लेखक द्वारा कर्जन पर व्यंग करते हुए यह पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है और मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आप पाठ से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।